हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। सो आज का ये सेशन साथियों, इसके अंदर हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 के अंदर जो हिस्ट्री के सवाल पूछे गए थे हम उसको समझेंगे। हम उसके बेसिस के ऊपर क्या आगे आने वाले सवाल है यूपीएससी के आगे आने वाले प्रीलिम्स पेपर्स के अंदर हम वो भी चीज जानेंगे। ये जो सेशन है साथियों, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जब आप 2016, 17, 18, 19, 20 के यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर देखेंगे तो जो सवाल वहां पर पूछे गए हैं आप उसके ट्रेसेस कहीं ना कहीं इस पेपर के अंदर पाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ये पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड वही चीज को हम यहाँ पर आगे करेंगे। ये हमारा इनिशिएटिव है कि 2013 से लेके 2024 तक के सारे ही प्रीलिम्स के पेपर्स हम कवर करेंगे एंड इससे हम आपका एक माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो 2015 में यूपीएससी ने काफी सारे सवाल पूछे हैं हिस्ट्री को लेके एंड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नॉर्मल एंड इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन कुछ कुछ सवालों में यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी। बहुत सारे बच्चे ये चीज सोच रहे थे कि यहाँ पर वील हैव टू नो द डेटा फैक्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बट डेटा और फैक्ट्स के साथ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी यहाँ पर होना चाहिए। इसी मोमेंटम के साथ, इसी अफर्मेशन के साथ आज हम ये वाला सेशन स्टार्ट करते हैं जो आपका बेस बनेगा यूपीएससी प्रीलिम्स के आने वाले सवालों के लिए। पहला सवाल क्या है कि विद रेफरेंस टू द राउलाट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सबसे पहले तो है द राउलाट एक्ट, इट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेडिशन कमिटी। ठीक है। द राउलाट सत्याग्रह, इन द राउलाट सत्याग्रह गांधी ट्राइड टू यूटिलाइज होम रूल लीग। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, इट कोइंसाइडेड विद राउलाट सत्याग्रह। तो साथियों ये जो सवाल है ना, ये राउलाट सत्याग्रह के बारे में है, दैट इज ये एक मॉडर्न इंडिया का सवाल है। तो सबसे पहले तो आपको क्रोनोलॉजी, ये सवाल भी क्रोनोलॉजी के बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते थे कि कौन से इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स इंडियन हिस्ट्री में कब कब घटित हुए और उसको क्रोनोलॉजिकल मैनर में अरेंज करना। यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहला, अगर हम राउलाट सत्याग्रह की बात कर रहे हैं तो ये हुआ कब था, 1919 में एक राउलाट एक्ट को पास किया गया था। उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ एंड देन राउलाट सत्याग्रह को वापस खींच लिया गया था इन द अप्रैल 1919। ये जो चीज हुआ, इसके बाद अब एक ऑप्शन को देखते हैं, दैट इज साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन की बात करें साथियों तो साइमन कमीशन आया कब था, 1927 में। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द साइमन कमीशन इट कोइंसाइडेड विद राउलाट सत्याग्रह। मतलब राउलाट सत्याग्रह और साइमन कमीशन के विद्रोह में जो डेमोन्स्ट्रेशन किए गए थे वो साथ साथ में चल रहे थे। कैसे साथ साथ में चलेंगे, 1919 और 1927 में बहुत सालों का फर्क है ना। तो वैसे ही आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, तो इसको आप क्रोनोलॉजी के बेसिस पे कर सकते थे। इसको एलिमिनेट किया, थर्ड को एलिमिनेट किया तो ऑटोमेटिकली दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं और दो ऑप्शंस बचते हैं। इसमें से हमें क्या पता चलता है कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, जो कि सही भी है क्योंकि राउलाट एक्ट सेडिशन कमेटी के रिकमेंडेशन से ही बना था। अब दूसरा क्या हो जाएगा कि सेकंड स्टेटमेंट हमें देखना है कि भाई राउलाट सत्याग्रह, गांधी जी ने क्या किया था, होम रूल लीग के समर्थन से यहाँ पर राउलाट सत्याग्रह को उन्होंने प्रमोट किया। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ये चीज के ऊपर बात करी कि भाई होम रूल लीग जिसको तिलक और बेसेंट ने बनाया था, गांधी जब भारत में आए थे तो उन्होंने होम रूल मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करा। तो जब सपोर्ट नहीं करा तो 1919 के राउलाट सत्याग्रह में गांधी जी कैसे उनका समर्थन ले सकते हैं, ऐसा बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने दिमाग लगाया था। ठीक है, बट वो स्टेटमेंट भी, मतलब उनका ऐसा दिमाग लगाना भी गलत था, क्योंकि जब रावलाट सत्याग्रह हुआ, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो पूरा देश यूनाइटेड हो गया था, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, पूरा देश यूनाइट हो गया था और सब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। तो इस टाइम पे जब हम होम रूल लीग मूवमेंट की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी 1917-18 में डिक्लाइनिंग फेज पे ही था। तो जो मोमेंटम होम रूल लीग मूवमेंट ने इनिशिएट किया था, वो मोमेंटम को गांधी जी ने यहाँ पर यूटिलाइज किया। तो क्वेश्चन के कभी भी भावना को समझो, जो फीलिंग्स है क्वेश्चंस के उसको समझो। ठीक है, तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट। तो फर्स्ट के साथ सेकंड भी करेक्ट है, दैट इज बी। अब फ्यूचर में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, सबसे पहला तो भाई सेडिशन कमिटी, हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेडिशन कमिटी। सेकंड, राउलाट एक्ट के फीचर्स क्या क्या है साथियों, इसका आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इसके आपके नोट्स बनाने हैं इन द कमिंग टाइम। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं इसके नोट्स वगैरह हर एक चीज आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, थर्डली होम रूल लीग के फीचर्स क्या है,
और कौन कैसे कैसे होम रूल लीग डेवलप हुआ इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट साइमन कमीशन के ऊपर सवाल बन सकते हैं। एंड सत्याग्रह की बात हो रही है तो अलग अलग प्रकार के सत्याग्रह जो गांधी जी ने भारत के अंदर करे उसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। सो 5 थिंग्स, रावलाट सत्याग्रह के फीचर्स, रावलाट एक्ट के फीचर्स, सेडिशन कमिटी के फीचर्स, और कौन से अलग अलग कमिटीज बने थे। अगर 2014 और 13 का आपने पेपर देखा रहेगा वहां पर भी ऐसी ही एक कमिटी का मेंशन किया गया था, उसी के बेसिस पे 2015 में ये दूसरा एक कमिटी पूछ लिया, होम रूल लीग के फीचर्स एंड देन साइमन कमीशन के फीचर्स। ऐसा करके फ्यूचर में इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। अगला सवाल बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। इकोनॉमिक क्रिटिक्स मतलब क्या कि अंग्रेजों के समय पे हमारा बहुत ज्यादा इकोनॉमिक शोषण किया गया था, उसके खिलाफ में किस किसने बात करी थी। तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड रमेश चंद्र दत्त। सो इन तीनों की बात करें तो ये प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है साथियों, और इसी फैक्चुअल क्वेश्चन में अपने को करेक्ट आंसर ढूंढना है। So, if you might have looked into the economic criticisms of the nationalists against the Britishers, तो ये मॉडर्न इंडिया का ये सवाल है, तो इसके अंदर ये तीनों भी लोग थे, दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसे ही ये दोनों लोगों ने भी ड्रेन जो इंडिया से वेल्थ का ड्रेन हो रहा है और कैसे अंग्रेज हम पे इकोनॉमिकली हमको लूट कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, और ये तीनों भी। सो यहाँ पर आंसर इट इज गोइंग टू बी ऑल द थ्री। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक क्रिटिक की बात हो रही है ना, इकोनॉमिक क्रिटिक। तो और इसकी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, आप सबने पढ़ा रहेगा, देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज ड्रेन ऑफ वेल्थ। सो यहाँ पर कैसे कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा। इकोनॉमिक क्रिटिक में और कौन से अपार्ट फ्रॉम ड्रेन ऑफ वेल्थ और कौन से नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट्स थे ऑफ द ब्रिटिशर्स। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या था, टैक्सेस के ऊपर कौन से अलग अलग नेगेटिव इंपैक्ट्स थे, ठीक है, अंग्रेजों ने कैसे कैसे टैक्सेस लगाए थे इंडिया के ऊपर। सो ऐसे करके इस सवाल से हमें ये एक्सट्रैक्ट करना है। इसके अलावा इन सब के वर्क्स कौन से थे, अलग अलग वर्क्स कौन से थे, दैट इज बुक्स इनके कौन से थे, इनके पॉलिटिकल एसोसिएशंस कौन से थे, और इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस कौन से थे। मतलब अगर आप यूपीएससी मेंस का सिलेबस देखेंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट जो नेशनलिस्ट थे उनके मतलब कौन से लोग कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में और उनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन से ऐसे एक्सट्रैक्ट करने हैं चीजों को जो कि फ्यूचर में हमें काम आएंगे इन द कमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स। अगला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इट क्लियरली डिफाइंड द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, the jurisdiction of central and provincial government, the powers of Secretary of State of India and the Viceroy, and the none of the above। अब साथियों ये जो सवाल है ये प्योरली अगेन फैक्चुअल था। इसको अगर हम सॉल्व करें तो भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय के बारे में कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने बात करी थी, इट वाज द 1858 एक्ट, ठीक है। सो एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ने बात करी थी, तो ये तो है ही नहीं। द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, ऑल्दो ये हमारा बहुत टाइम से डिमांड था लेकिन अंग्रेज जाहिर सी बात है इस चीज को पूरी नहीं करेंगे, तो ये वाला भी थोड़ा एक एक्सट्रीम है, इसको आप नॉर्मली भी एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि आर्टिकल 50 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है ये, और जब इंडिया आजाद हुआ तो उस टाइम पे क्या अंग्रेज जुडिशरी और लेजिस्लेचर को अलग करेंगे क्या, ठीक है। सो दैट वाज वन थिंग, ओके। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात थी, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी तो उनका कुछ कॉन्टैक्ट इतना ज्यादा होता नहीं, सो एलिमिनेट, यू कैन एलिमिनेट बेसिकली। The third is the jurisdiction of the central and provincial governments। अगर आप यहाँ पर देखें 1919 के एक्ट को तो यहाँ पर क्या किया गया था कि एक तो सब्जेक्ट्स की शुरुआत करी गई थी, दैट इज द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड द रिजर्व सब्जेक्ट। इसके अलावा प्रोविंशियल लेवल के क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे एंड सेंट्रल लेवल के क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो प्रॉपर बाइफर्केशन किया गया था ड्यूरिंग द 1919 एक्ट। सो ये फीचर्स का है, ओके। सो अब यहाँ पे 1919 एक्ट के बारे में पूछा गया, तो इसके अलावा जो अलग अलग एक्ट्स अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर लाए थे उन एक्ट्स के बारे में सवाल बन सकते हैं आपके दूसरे वाले इसमें। तो ये आपका लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी है और ये स्पेक्ट्रम बुक के अंदर भी है, ठीक है। मेरे चैनल के ऊपर ऑल्सो आई विल बी पुटिंग अप क्रिस्प नोट्स, ओके, जो बुक्स के अंदर भी नहीं मेंशन होगा, दैट ऑल्सो आई विल बी पुटिंग अप ऑन माई चैनल, ठीक है, प्रीलिम्स के पहले। नाउ अगला सवाल क्या है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। मेडिवल इंडियन स्टेट, साथियों ये जो सवाल था ना ये बहुत ही ज्यादा टफ था, बहुत ही ज्यादा टफ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये सवाल करने आया भी नहीं होगा। सो जब करने आया भी नहीं होगा
तो पॉइंट ये है कि क्या हमें ऐसे सवालों के ऊपर ध्यान देना है क्या? नहीं, इतना ज़्यादा हमें नहीं देना है, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इतना नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ, अगर आप सारे के सारे सारे के सारे एंशियंट और मेडिवल इंडियन स्टेट्स हैं, उनके पुराने नाम क्या थे, उनका मॉडर्न नेम क्या है, तो वो इट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आपका हमेशा लॉस ही होगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो यहाँ से बस हमें क्या सीखना है, यहाँ से हमें ये सीखना है कि भाई जो भी मेजर जगहें थी, उन मेजर जगहों का एंशियंट नेम क्या था और मॉडर्न नेम क्या था। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया कोचिन, इट वॉज अ मेडिवल इंडिया नेम, मॉडर्न नेम क्या है, ठीक है। देन देर इज गोइंग टू बी कोचिन हो गया, देन एक होता है कैलिकट, ओके, उसका क्या मॉडर्न नेम हो गया। देन ट्रेवनकोर, ठीक है, ट्रेवनकोर, ठीक है। देन इसके बाद भृगु कच्छ, देन इसके बाद ताम्रा लिपिटी। सो ये सारे एंशियंट नेम्स है। इसके बाद महाजनपदास, जो महाजनपदास के टाइम पे भी जो प्रॉपर एंशियंट महाजनपदास है, फॉर एग्जांपल अंग का कैपिटल क्या था, चंपा का मॉडर्न डे एरिया कौन सा है, वो एक महाजनपद था। मल्ल का मॉडर्न डे एरिया कौन सा है, वैसा। सो दे कैन बेसिकली मैच इट। सो यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है कि फ्रॉम दिस वी नीड टू बेसिकली नो द फेमस एरियाज दैट वर देयर इन द प्रीवियस टाइम्स, एंड उसको हमें मॉडर्न डे टाइम्स के साथ हमको कोरिलेट करना है, ठीक है। सो इसका आंसर अगर मैं बोलूँ तो इट इज ओनली 2, सिर्फ 2 ही करेक्टली मैच है, बट इसका रेलेवेंस हमने अभी जस्ट इतना समझा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी 2014 में भी हमने यही देखा कि भाई बुद्धा के लाइफ से क्या कौन से जगहें एसोसिएटेड थी। तो अगर आप यहाँ पर स्तूपा आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, स्तूपा आर्किटेक्चर, ओके, इन डिटेल पढ़ेंगे स्तूपा आर्किटेक्चर के बारे में, तो उसके अंदर क्या पता चलता है कि बुद्धा ने और अशोका ने, फॉर एग्जाम्पल अशोका ने कहाँ कहाँ पर स्तूपास बनाए, ठीक है। उन्होंने वहां पर स्तूपास बनाए जो डायरेक्टली एसोसिएटेड थे विद बुद्धा, ठीक है, विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो वहां से हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सॉल्व कर सकते थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो यूपीएससी बेसिकली क्या चाह रही थी कि आप इन डिटेल स्टडी करो, इन डेप्थ स्टडी करो। सब लोगों ने स्तूपा आर्किटेक्चर के बारे में नॉर्मली ही स्टडी करा था, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा, कौन सी चीजें डायरेक्टली एसोसिएटेड है बुद्धा के जीवन से। अब वो उसको अगर हम स्तूपा आर्किटेक्चर के साथ कनेक्ट करते, मतलब मैं ऐसे ही आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, आगे चल के आने वाले टाइम में यूपीएससी ने 3 दफा स्तूपा के बारे में सवाल पूछ लिया है, मेंस के अंदर भी यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इन सब में से डायरेक्टली बुद्धा से कौन से एसोसिएटेड थे, तो बुद्धा तो मेनलैंड इंडिया में ही थे, ठीक है। वो यूपी, बिहार, एमपी एंड इन्हीं एरियाज में घूम रहे थे। तो मगध के साथ तो वो एसोसिएटेड ही थे, क्योंकि वो बिंबिसार के कंटेम्प्रेरी थे, अगर आपको याद रहेगा तो, ठीक है। कोसला भी यूपी में ही था, एंड ये जो व्यक्ति थे लॉर्ड बुद्धा, ये खुशीनगर वगैरह इन सब एरिया गए हुए थे, सारनाथ गए थे, ठीक है। अवंती भी एमपी के अंदर ही है, तो वो भी नियर बाय। तो ऑड मैन आउट क्या हो जाता है, गांधारा कहाँ पर है, इट वॉज इन द महाजनपद वॉज इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया, तो बहुत ज्यादा दूर था। तो बुद्धा कभी उस एरिया में गए ही नहीं थे। तो जब गए नहीं थे तो डायरेक्टली इट वाज नॉट एसोसिएटेड। देखो डायरेक्टली एसोसिएशन विद द लाइफ ऑफ बुद्धा कोसला और मगध है, लेकिन इन द लेटर ऑन टाइम पीरियड अवंती भी इससे जुड़ा हुआ था, ठीक है, अवंती भी इनसे जुड़ा हुआ था। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर रहेगा 1, 3 एंड 4, ठीक है, 1, 3 एंड 4 वैसा। द नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग with the arrival of Babur in India, so अब सवाल क्या पूछा जा रहा है, it is about the medieval, okay, it is about the medieval India। अब medieval India के अंदर सवाल है तो बाबर के बारे में। अब medieval दैट इज ये मुगल एम्पायर के बारे में, तो मुगल एम्पायर के बारे में है, तो अभी बाबर के बारे में पूछा, तो शायद इसके अलावा और दूसरे रूलर्स के बारे में पूछा जा सकता है, अपने उस चीज के ऊपर देखेंगे। बाबर, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन दी सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डिनेस्टी इन द रीजन, ठीक है। अब अगर इसके आंसर की बात करें तो सबसे पहले आंसर ही देख लेते हैं।
कि बाबर जब भारत के अंदर आए थे, ठीक है, ही डिफीटेड द इब्राहिम लोदी एंड इन दैट वॉर ही वाज आल्सो यूटिलाइजिंग सम ऑफ द गन पाउडर। अलॉन्ग विद दैट जब इनकी युद्ध राणा संघा के साथ भी हुई थी तो वहां पर भी इन्होंने गन पाउडर का यूटिलाइजेशन करा था। ओके, सो ही वाज द पर्सन हु डिड इट, दैट इज देयर। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च एंड डोम मेथड। अब साथियों आर्च एंड डोम मेथड की जब भी हम बात करते हैं तो ये मेडिवल आर्किटेक्चर का एक फीचर है, ठीक है। बाबर से पहले, मुगल एम्पायर से पहले दिल्ली सल्तनत भी बना था और इस दिल्ली सल्तनत का मेजर आर्किटेक्चरल फीचर क्या था? द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्किटेक्चर्स इन द आर्च एंड डोम, क्योंकि ये इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। तो बाबर के आने से 350 साल पहले ही आर्च एंड डोम मेथड इंट्रोड्यूस हो चुका था जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डायनेस्टी इंडिया के अंदर बनी थी, ठीक है, दैट इज द स्लेव डायनेस्टी आई थी, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये पहले ही बन चुका था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन, यस ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि बाबर जो है, बाबर वंश था तिमूर, ठीक है, तिमूर एंड चंगेज खान का, ठीक है, चंगेज खान का। सो अगर यहाँ पर तिमुरिड के बजाय चंगेजी डायनेस्टी भी रहता तो ये भी सही था क्योंकि बाबर इन दोनों का ही वंश था। सो दैट इज वाई थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। सो द आंसर इन दिस इट इज 1 and 3। अब इसमें से क्या आगे चल के सवाल पूछा जा सकता है? द फर्स्ट इज, यहाँ पर गन पाउडर की बात हो रही है तो गन पाउडर से क्या पता चलेगा? साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, ठीक है, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स जो मेडिवल इंडिया के अंदर हुए थे इसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। या तो वो प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं या तो वो मेंस के अंदर पूछ सकते हैं, इससे वो चीज पता चल रही है, ठीक है। सेकंड क्या है? विद द अराइवल ऑफ बाबर। सो बाबर जब भारत के अंदर अराइव हुआ तो उसके कंटेम्प्ररीज कौन थे? बाबर आते ही पूरे इंडिया के ऊपर उसने कब्जा नहीं कर लिया। इब्राहिम लोदी था, कृष्णदेव राय थे। सो हु वर द कंटेम्प्ररीज इन द इंडिया? सो बाबर के कंटेम्प्ररीज के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। अब बाबर जब भारत में आया तो ही फॉट द इब्राहिम लोदी, दैट इज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। तो यहाँ से लोदी डायनेस्टी और उसके फीचर्स की सवाल पूछे जा सकते हैं बाय द यूपीएससी। ये हो गया। इसके अलावा आर्च एंड डोम मेथड दिया गया है तो मेडिवल आर्किटेक्चर के बारे में बात की जा रही है। तो दूसरे फीचर्स क्या है मेडिवल आर्किटेक्चर के, वो आपसे पूछा जा सकता है इन द फ्यूचर, ओके। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करी जा रही है तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स हैं उसके अंदर कौन से मेडिवल सल्तनत्स ने या मेडिवल डायनेस्टीज ने इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें कंट्रीब्यूट करी है। जैसे कि स्लेव डायनेस्टी ने क्या किया, खिलजी डायनेस्टी ने क्या किया, तुगलक डायनेस्टी ने क्या किया। सो ऐसे करके यहाँ पर वो चीज पूछी जा सकती है। एंड देन द तिमुरिड डायनेस्टी। तिमुरिड डायनेस्टी मतलब तिमूर के बारे में यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि भाई वो कभी इंडिया के अंदर हमला करने आया था क्या, और अगर आया भी तो कब आया था और क्यों आया था। यहाँ पर तिमूर बाबर ही इज ऑल्सो द एसोसिएशन ऑफ चंगेज खान, तो इनका भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई चंगेज खान ही वॉज अ मंगोल, तो वो भारत के अंदर कब आया, किसके टाइम पे आया, अटैक किया क्या कभी कि नहीं किया। सो ऐसे करके इस सवाल को हमें ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। सो दैट इज वन अनदर थिंग जिसको समझा जा सकता है। Who of the following organized a march in the Tanjore coast to break the salt law in April 1930? अब देखिए ये बात करी जा रही है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। 1930 में जो शुरुआत करी गई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सो उस टाइम पे अलग अलग जगहों पे इंडिया के अंदर अलग अलग लोगों ने मार्चेस करे थे। जैसे कि गांधी जी ने दर्शना सॉल्ट वर्क्स के ऊपर मार्च किया था, ठीक है। यहाँ पर टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, इनमें से जो सी राजा गोपालचारी थे उन्होंने यहाँ पर मार्च किया, दैट इज मला जो कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है, तंजोर कोस्ट मतलब कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु के इधर, मालाबार कोस्ट के ऊपर के कलप्पन ने मार्च किया था। तो यहाँ से इसका आंसर तो सी राजा गोपालचारी है, बट ये क्या बोला जा रहा है, सीडीएम के बारे में पूछा जा रहा है और सॉल्ट लॉ के बारे में पूछा जा रहा है। तो फ्यूचर में क्या सवाल पूछ सकते हैं? एक तो सबसे पहला तो है फीचर्स ऑफ द सॉल्ट लॉ, तो हमें ये चीज जानने पड़ेंगे कि भाई सॉल्ट लॉ क्या था। इसके अलावा सॉल्ट जो था वो खाने का पदार्थ था, तो एक तो खाने के पदार्थ के ऊपर कानून लगाया गया, ठीक है। ऐसे कौन से दूसरे फूड थे जिसके ऊपर ऐसे लॉज लगाए गए थे, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, दैट इज द सेकेंड थिंग। थर्ड, क्योंकि ये सीडीएम था, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक जगह के बारे में पूछा कि भाई एक व्यक्ति थे उन्होंने एक जगह पे मार्च निकाला, तो ऐसे दूसरे कौन से जियोग्राफिकल लोकेशंस थे जहां पर दूसरे लोगों ने, नेशनल फ्रीडम फाइटर्स ने मार्च निकाला। के केलप्पन ने कहां पे निकाला, सरोजनी नायडू ने कहां पे निकाला, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं, दैट इज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप्शंस,
वी चिदम्बरम पिल्लई के बारे में हमें जानना पड़ेगा, के कामराज के बारे में हमें जानना पड़ेगा और एनी बेसेंट के बारे में हमें जानना पड़ेगा। देखो, होम रूल मूवमेंट पूछा, होम रूल मूवमेंट की फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर कौन थी? एनी बेसेंट, और यहाँ पर उनका ऑप्शन में नाम है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन कोरिलेट दी क्वेश्चंस। तो इस सवाल का ये फ्यूचर प्रोस्पेक्टस होता है। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द न्यू सिटी of on the south bank of the tributary of river Krishna and undertook to rule his new kingdom as the agent of deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong? Amog Varsha, Bhallala, Harihara and Prataparudra II. So यहाँ पर क्या है, ये कृष्णा नदी के साउथ से की बात हो रही है। तो दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, सो विजयनगर एम्पायर के हरिहरा वन बिलोंग करते थे। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये मतलब ये फैक्चुअल है और ये अंडरस्टैंडेबल है, तो दिस इज द आंसर। बट इसके अलावा हमें क्या इस क्वेश्चन से देखना है कि भाई फ्यूचर में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो विजयनगर एम्पायर के बारे में इन्होंने ये सवाल पूछा, और किसके बारे में पूछा है? यहाँ पर रिवर कृष्णा के बारे में सवाल पूछा है। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि भाई जियोग्राफी के अंदर जो साउथ इंडियन रिवर्स हैं, साउथ इंडिया के अंदर जो भी रिवर्स है या डेक्कन में जो भी रिवर्स हैं, तो वो रिवर्स के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इन रिवर, अब अगर हिस्ट्री की वापस से बात करूं तो इन्होंने बोला कि जो हरिहरा है वो उन्होंने ट्रिब्यूटरी टू द रिवर कृष्णा, मतलब तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा के इधर अपना डायनेस्टी बनाया और रूल करना शुरू किया। तो डायनेस्टी जो तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा के किनारे जो इनका कैपिटल सिटी था, वो कैपिटल सिटी को किसने बनाया? हु फाउंडेड द कैपिटल सिटी? ये भी एक सवाल बन सकता है आपका, क्योंकि वही बोला जा रहा है ना यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो आर्किटेक्चरल फीचर्स थे, ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर, क्योंकि सिटी बनाया तो आर्किटेक्चर के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इस नदी के ऊपर डैम किसने बनाया, मतलब जो डेवलपमेंट्स किए गए थे। तो ये जियोग्राफी से ही एसोसिएटेड है ना सब। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन देखो, अमोघ वर्षा, तो अमोघ वर्षा के ऊपर सवाल बन सकता है। भल्लाल, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। प्रताप रुद्र, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी नीड टू डाइसेक्ट द क्वेश्चन। अगले सवाल की बात करूं तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The first woman president of Indian National Congress was Sarojini Naidu. The first Muslim president of Indian National Congress was Bharuddin Tayyab जी। अब देखिए, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी फर्स्ट लोग होते हैं, दैट इज फर्स्ट फॉरेनर प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन टू स्पीक इन द कांग्रेस, फर्स्ट मुस्लिम पर्सन, फर्स्ट हिंदू पर्सन, तो ये सब तो हमें जानना ही होता है। अब ऑप्शंस की बात करूँ तो ये स्टेटमेंट सेकंड वाला सही है, क्योंकि भरतदिन तैयब जी पहले व्यक्ति थे। लेकिन सरोजनी नायडू, ये ऑप्शन गलत है। सरोजनी नायडू 1925 में वो विराजमान हुई थी, लेकिन उनसे पहले एनी बेसेंट ने 1917 में ऑलरेडी उन्होंने अपना चेयरमैनशिप, शी वाज द फर्स्ट वुमन टू प्रिसाइड ऑन द आईएनसी चेयरमैनशिप। तो द आंसर इसका है सिर्फ ओनली 2, क्योंकि करेक्ट आंसर देखना है तो ओनली 2। बट इससे हम फ्यूचर में क्या निकाल सकते हैं, क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? सबसे पहला तो यहाँ पर मुस्लिम की बात हो रही है, ठीक है, तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, मतलब कॉम्पोजिशन क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अपार्ट फ्रॉम दैट, वुमेन का रोल प्ले क्या था, यहाँ पर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो अभी तो सरोजनी नायडू लिखा है, बट आगे चल के ये क्या दे देंगे, एनी बेसेंट, वाज एनी बेसेंट द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? ठीक है, अगेन एनी बेसेंट का सवाल देखो रहे हो कंटिन्यूअस मैनर में, दैट कैन बी आस्क्ड हियर। इसके अलावा जो दूसरे फॉरेनर कौन थे यहाँ पर जो आईएनसी के अंदर बैठे थे, और आईएनसी की बात करी जा रही है तो मेजर डेवलपमेंट्स इन आईएनसी कैसे हुआ, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज आईएनसी ने करे, ठीक है, इसके ऊपर भी सवाल बन सकते हैं। सो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो अब कैबिनेट मिशन 1946 में ये कैबिनेट मिशन आया था, इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। इट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, इट एनलार्ज द पावर्स ऑफ द इंडियन कोर्ट्स। तो भाई कैबिनेट मिशन क्या इंडियन कोर्ट्स के लिए आया था क्या? नहीं, 1946 में आया था, वो भारत को आजादी कैसे देना है उसके बारे में बात करने के लिए वो इंडिया के अंदर आया। तो इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन कोर्ट्स, इट प्रोवाइडेड फॉर मोर इंडियंस इन द आईसीएस। नहीं भाई, वो आजादी के लिए आया था, आईसीएस के लिए नहीं आया। तो आईसीएस के लिए एक टोटली अलग कमिटी बनी थी, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपने सारे कमिटीज करे होते तो यहाँ पर आप सीधा सीधा इसके ऊपर बात कर सकते थे, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ,
ठीक है। इन द प्रीवियस सेशन वी टॉक्ड अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद कैबिनेट मिशन आया, तो यहाँ पर हमें फीचर्स उसके जानने थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन इज करेक्ट, सो आंसर विल बी ओनली वन। बट इससे हमें क्या देखना है, दूसरी चीजें कि भाई कैबिनेट मिशन प्लान आया जो भारत को आजादी देने के लिए आया, तो सबसे पहले तो भाई उसके फीचर्स क्या थे। ठीक है, फीचर्स मतलब कौन से लोग उसमें थे और उसने क्या क्या रेकमेंड करा, और इसमें से कौन से रेकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करा गया। ठीक है, दूसरा ये है कि भाई कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया, तो वो क्यों आया, मतलब व्हाट वर द कॉजेस फॉर द कैबिनेट मिशन प्लान टू कम इन इंडिया, तो हमें वो कॉजेस देखने पड़ेंगे। तो कॉजेस मतलब क्या हो गया कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, क्रिप्स मिशन हुआ पास्ट में, ठीक है, और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे। अब कैबिनेट मिशन क्या था, ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट था ना, तो इसके अलावा और कौन से 1940 से 1945 तक के और कौन से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे इंडिया के अंदर, जिसके वजह से ये आए, कैबिनेट मिशन प्लान आया। एंड इसके अलावा कैबिनेट मिशन प्लान के साथ साथ और कौन से कंटेम्प्ररी लेवल पे इवेंट्स हुए, ठीक है, कंटेम्प्ररी इवेंट्स ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, हमें ये भी जानना पड़ेगा। तो जब हम ये सारी चीजें जान लेंगे ना, तो इस सवाल से हमने सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली, और ऐसे करके हमारा इंफॉर्मेशन और ज्यादा वाइड होगा और यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने का और ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। विथ रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, which among the following was made the earliest, मतलब सबसे पुराना। तो यहाँ पर भी बात किसकी करी जा रही है साथियों, इट इज अबाउट द क्रोनोलॉजी। ठीक है, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, रॉक कट एलिफेंट एट धाउली, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, राहा इमेज एट उदयगिरी। सो डी की बात करूं तो ये गुप्ता टाइम पीरियड पे बना था। ये जो बात करूं तो ये पल्लवा टाइम पीरियड पे बना था, नियरली 4th सेंचुरी एडी में। ठीक है, गुप्ता में भी 4th सेंचुरी एडी में ही बना है। ये इसकी बात करूं तो ये 3rd सेंचुरी बीसी में बना था। एंड लिंगराज टेम्पल भी एडी में ही बना है, भुवनेश्वर में, ड्यूरिंग दी गुप्ता एंड द पल्लवा टाइम पीरियड ही वो भी बना है। सो सबसे एंशंट क्या है, धावली, द रॉक कट एलिफेंट। तो अब इसमें से हमें क्या पता करना है, क्या फ्यूचर में सवाल पूछे जा सकते हैं, दैट इज रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट आर्किटेक्चर के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये जो धावली के अंदर है वो रॉक कट केव्स है। ठीक है, रॉक कट केव्स है, तो ये रॉक कट केव्स का कंट्रीब्यूटर कौन था, ऑलराइट, एक तो वो है। देन धावली के अंदर, धावली मतलब ओडिशा, ठीक है, ओडिशा मतलब कलिंगा, तो कलिंगा के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुए थे ड्यूरिंग द अशोकन टाइम पीरियड। ठीक है, कलिंगा के अंदर डेवलपमेंट क्या हुए थे ड्यूरिंग द अशोकन टाइम पीरियड, उसके बारे में सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस की बात करें तो रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम पल्लवा के टाइम पे बना, तो पल्लवा के टाइम पे जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स थे उसके बारे में जानने पड़ेंगे। और व्राहा इमेज एट उदयगिरी, उदयगिरी क्या है, उदयगिरी एक केव है। ठीक है, ये एक ब्राह्मणिकल केव है। तो कौन से ब्राह्मणिकल केव्स डेवलप हुए थे इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो इससे हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो ऐसे करके हमें ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, डाइसेक्ट करने पड़ेंगे, तो जाके हमारे फ्यूचर आंसर्स बनेंगे। अगला है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। अब देखिए फ्यूडल सिस्टम है, तो ठीक है, फ्यूडल सिस्टम के बारे में जानना जरूरी था। अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और अ लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। सो अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं, फ्यूडल सिस्टम में हमेशा डिसइंटीग्रेशन है। ठीक है, देयर इज डाइसेक्शन, ऑलराइट, सो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है। सो अगर आप फर्स्ट को एलिमिनेट करोगे तो इससे पता चल जाएगा कि भाई थर्ड तो है ही है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉर्ड है और वैसल मतलब जो भी लोग उस एरिया के अंदर रह रहे हैं उनके बीच के कनेक्शन की बात हो रही है। एंड दूसरा, इमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ लैंड। यस, सो लैंड इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर। सो द आंसर इट इज गोइंग टू बी 2 and 3। तो इससे हमें फ्यूडल सेटअप के एसोसिएशन में चीजें देखनी पड़ेगी। एंड देन कलमकरी पेंटिंग, इट रिफर्स टू व्हाट। सो ये एक पेंटिंग स्टाइल है, मतलब ये कल्चर की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, सो ये पेंटिंग है, तो दूसरे अलग अलग कौन से पेंटिंग के स्टाइल्स प्रिवेलेंट थे उसके बारे में देखना है। तो अ हैंड पेंटेड क्लॉथ टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, ठीक है, अ हैंडमेड ड्राइंग ऑन बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अ ब्लॉक पेंटेड वुडन क्लॉथ, अ हैंड पेंटेड डेकोरेटिव क्लॉथ। सो इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन था, जिसमें आप अगर पढ़ते तो आपको ये पता चल जाता कि भाई ये ए वाला ही इसका आंसर है, क्योंकि इट इज अ हैंड प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ।
सो यहाँ से हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है कि भाई पेंटिंग है तो साउथ इंडिया के अंदर और कौन से पेंटिंग्स होंगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर और कौन से पेंटिंग्स होंगे, हिमालयन रीजन के अंदर और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर पेंटिंग्स कौन से होंगे। दूसरा दूसरा हैंडीक्राफ्ट स्टाइल्स और कौन से होंगे, तो हमें ये चीज देखना है कि इंडिया के अंदर कौन से हैंडीक्राफ्ट स्टाइल्स थे। इसके अलावा ब्लॉक पेंटिंग कौन से टाइप्स के होते हैं और कौन से एरिया के अंदर ब्लॉक पेंटिंग होगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन से हमें ये चीजें एक्सट्रैक्ट करनी थी, और जब हम ये एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रीलिम्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट इज which of the following movements has contributed to the split in the Indian National Congress resulting into the emergence of moderates and extremists? अब कांग्रेस के अंदर स्प्लिट की बात हो रही है। अगर आपने कांग्रेस के हिस्ट्री की बात करी रहेगी तो स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ उसके बाद 1907 में कांग्रेस का स्प्लिट हमें देखने को मिला, ठीक है। ये सब तो बहुत बाद के इवेंट्स हैं, 1942, 1920, 1930। सो सबसे अर्ली स्वदेशी मूवमेंट था जहां पर स्प्लिट की बात हो रही है। अब यहां से हमें कौन से क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करने हैं कि भाई फीचर्स ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट क्या थे। अब स्प्लिट की बात हो रही है तो ये वापस से यूनाइट कब हुए, और जब ये स्प्लिट हुए तो कौन से एक्टिविटीज इंडिया के अंदर हुए, जब ये यूनाइट हुए तो कौन से एक्टिविटीज इंडिया के अंदर हुए। तो उस बेसिस पे हमें इसके फ्यूचर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस को ऐसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो इसी हिसाब से हमें सारे ही PYQs करने हैं, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसके आप एक्सट्रैक्शन कर लेना। सो विद दिस आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी, फॉर वॉचिंग करियर फर्स्ट IAS Academy. Stay safe, stay healthy and study really well with an affirmation that you will clear the civil services one day and you shall clear it. Okay, so thank you everybody.